गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने बताया था आपको एडवांटेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक का एडवांटेज क्या है या उसके यूज क्या होती हैं, मैंने आपको बताए थे कि जो स्टैटिस्टिक होती है हमारे गवर्नमेंट के लिए यूज होता है, बिजनेस के लिए यूज होता है, इकोनॉमिक्स के लिए यूज होता है और इकोनॉमिक्स में प्लानिंग के लिए यूज होता है, ये बताई थी। चलिए आज हम देखेंगे लिमिटेशन क्या है। ठीक है, लिमिटेशन मतलब है कमियां कि जो हमारा स्टैटिस्टिक है, जो हम स्टैटिस्टिक करते हैं, क्या स्टैटिस्टिक की कुछ कमी भी हैं या केवल सब अच्छा ही है। तो देखिए आप भी जानते हैं कि कोई भी थिंग्स होगी, ठीक है, अगर उसकी अच्छाइयाँ हैं तो उसकी बुराइयाँ होंगी। सेम यहाँ पे भी है कि स्टैटिस्टिक है, अगर उसके एडवांटेज हैं, उसकी यूटिलाइजेशंस हैं, उसके यूजेस हैं, उसकी मेरिट्स हैं, तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज, डिमेरिट्स या लिमिटेशंस भी होंगी। यहाँ पे हम वन बाय वन एक एक लिमिटेशन को डिस्कस करेंगे और उसको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहली लेके चलते हैं। ये पहली लिमिटेशन है, आप जानते हैं कि जो हमारी स्टैटिस्टिक होती है वो स्टैटिस्टिक क्या है, वो केवल क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पे बात करती है। स्टैटिस्टिक क्या है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर कर देती है। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी क्वांटिटी क्या है, कितना अमाउंट में है, ये सब आपके नोट किए जाते हैं, चाहे वो मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो। आपने मीन मीडियन मोड पढ़ाई होंगे टेंथ क्लास में, आपने वहाँ पे देखा होगा मीन मीडियन मोड निकाले होंगे, तो वो क्वांटिटी पे बात कर रहे हैं। 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 50, 100, 200, 1000, 10,000 कुछ भी होगा, मतलब क्वांटिटी पे बात करते हैं। क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया जाता है। तो नंबर पहला लिमिटेशन है इग्नोरेंस टू क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। मतलब सबसे पहले जो लिमिटेशन है वो है कि स्टैटिस्टिक जो हमारी होती है वो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को नेग्लेक्ट कर देती है कि उसकी क्वालिटी क्या है। इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट होती है, जैसे कि हमें वो निकालना है, इनकम निकालना, एवरेज इनकम निकालनी है, तो एवरेज इनकम तो निकाल दी कि किसी के 10,000, किसी के 5,000, किसी की 100, किसी के 200, किसी के 50,000, ऐसे हम करके एवरेज तो निकाल लिया। बट हमें ये पता नहीं कि उसकी क्वालिटी क्या थी, किसकी इनकम उतने पे, क्या क्वालिटी पे बेस पे वो इनकम आई थी। 500 रुपये उसने कमाए तो कैसे आए थे वो 500 रुपये, क्या क्वालिटी थी। मतलब कि यहाँ पे हम क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को टोटली नेग्लेक्ट कर देते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन का हम कोई भी एनालिसिस कर रहे हैं, कॉस्ट एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम कॉस्ट निकालते हैं कि कितनी कॉस्ट है, उसका प्रॉफिट कितना हुआ, ये निकालते हैं। हम ये एक भी नहीं देखते कि क्या क्वालिटी है बीच में, मतलब कि किस वजह से ये प्रॉफिट कम हुआ या नहीं हुआ, हम उसको उसमें इग्नोर कर देते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी हम स्टैटिस्टिक करते हैं वहाँ पे हम क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं, भले ही वो इन्फॉर्मेशन चाहे कितनी भी इम्पॉर्टेंट रही हो। जैसे गवर्नमेंट का अपना डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट को कुछ भी निकालना है तो गवर्नमेंट अपना एनडीपी निकालेगी, जीडीपी निकालेगी। ठीक है, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी है, एनडीपी निकाल रही है, उस टाइम पे वो सब क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है उन सबको निगलेक्ट कर देती है। खाली उससे क्वांटिटी से मतलब रहता है, नंबर क्या है बस उतना देखेगी। जैसे कि मान लो कि हमें अगर आपका निकालना तो हमें क्या चाहिए, खाली आपके नंबर चाहिए कि आपके अकाउंट्स में नंबर कितने आए हैं या आपके इकोनॉमिक्स में मार्क्स कितने आए हैं। हमें ये पता नहीं, मतलब नहीं है कि आपके इकोनॉमिक्स नंबर क्यों कम आए, क्या नहीं है रीजन, ये हम उस समय स्टडी का माध्यम नहीं है, वो स्टडी का माध्यम दूसरा है। साथ ही साथ है अगर आपको प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से आपके नंबर कम आए, हम ये क्वालिटी ये चीज़ें भूल जाते हैं। हम यहाँ पे केवल क्वांटिटी को रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटी को बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। दूसरा है आपका स्टैटिस्टिक जो होती है वो केवल फैक्ट एग्रीगेट पे बात करती है, इंडिविजुअल को टेकन इनटू कंसिडरेशन में नहीं लेती है। मतलब कि इंडिविजुअल को वो कंसिडरेशन में नहीं लेती है। मतलब केवल वो बात करती है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। मैंने आपको एक फीचर्स भी बताया, लिखाया था आपको कि ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मतलब कि किसी एक ग्रुप या समूह पे बात करती है, मतलब खाली एक नंबर पे बात नहीं करती। जैसे बोला जाए कि राजेश के 40 नंबर आए, हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, पूरी ऑल ओवर क्लास से, कि ऑल ओवर क्लास में इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स किसके आए, किसके 40 से ऊपर आए, किसके 40 से नीचे आए, किसके 50 आए हैं, किसके 30 आए हैं, किसको बिलो दैन 10 आए हैं, ये सब हमें उससे मतलब है। हम यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल फैक्ट्स की बात नहीं करते हैं। या फिर हम ऐसा कह दें कि राजेश, जैसे देखा जाए कि राजेश की इनकम 10,000 है,
हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें एवरेज इनकम चाहिए, मतलब एक ग्रुप का समूह का चाहिए। तो मतलब है कि यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक होती है वो इंडिविजुअल पे बात नहीं करती है। यहाँ पे इंडिविजुअल किसी भी पर्सन को, इंडिविजुअल किसी भी यूनिट्स को नेग्लेक्ट किया जाता है। यहाँ पे बात होती है तो एग्रीगेट फैक्ट्स पे होती है, मतलब कि टोटल फैक्ट्स पे बात होती है, मतलब एक समूह पे बात होती है, एक यूनिवर्स पे बात होती है, एक पूरे कलेक्टेड मटेरियल पे बात होती है। केवल एक नॉर्मल सिंगल यूनिट पे या सिंगल इंडिविजुअल पे बात नहीं की जाती है। एंड द थर्ड वन है आपका इट कैन बी मिसयूज्ड। इट कैन बी मिसयूज्ड, जो हमारी स्टैटिस्टिक है उसको मिसयूज भी किया जा सकता है। आपने बहुत बार देखा है कि जैसे हम बता रहे हैं कि जैसे कोई टेबल है, हमने आपको जैसे मार्क्स स्लिप फिल करने के लिए दे दी, स्लिप जो आपको फिल करने के लिए दी, आपके आ रहे हैं 35 नंबर आ रहे हैं, आप क्या करेंगे, उसको 5 को 8 बना लिए, ठीक है, और आपका वो क्लियर हो गया। जैसे आपके आ रहे हैं 00 आ रहे हैं, आपको 00 लेके दिए, आपने उसको 80 बना दिया, ठीक है। तो ऐसे क्या है, यहाँ पे भी है, स्टैटिस्टिक का मिसयूज किया जा सकता है। स्टैटिस्टिक में क्या है, आप गलत इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यही चीज़ है, स्टैटिस्टिक को यहाँ पे मिसयूज कर सकते हैं आप, ठीक है। और स्टैटिस्टिक का मिसयूज भी किया जाता है बहुत सारा। कई बार क्या किया जाता है कि गलत इन्फॉर्मेशन को भी स्टैटिस्टिक के थ्रू शो कर दिया जाता है, क्योंकि लोगों को पता है कि टेबल्स के थ्रू ज़्यादा लोग समझते हैं जल्दी, तो क्या करते हैं लोग टेबल में इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करके शो कर देते हैं, या फिर है रियल में कुछ और रियल को दिखा कुछ और देते हैं। या फिर किसी को अगर आपको टेबल मिल गई, किसी को स्टैटिस्टिक आपको डेटा मिल गए, उन डेटा को उसने मिसयूज रिकॉर्ड चेंज कर दिया, जब चेंज कर देगा तो आपका अपने आप मिसयूज हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि जो स्टैटिस्टिक है उसका मिसयूज भी किया जा सकता है और उसका मिसयूज होता भी है। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ स्टैटिस्टिक का मिसयूज कर दिया जाता है। मतलब कि जैसे आपका सबसे बड़ा एग्जांपल तो आपका यही होता है कि जो कॉपियाँ करेक्शन का होता है। मतलब क्या होता है, बच्चे को अगर किसी टीचर ने क्या किया, बच्चे को कॉपी करेक्शन के लिए दे दी कि लो बेटा आप चेक करके इनके मार्क्स फीड करते जाओ। जब आप मार्क्स फीड कर रहे हो तो कई बार क्या होता है कि आप देख रहे हैं किसी बच्चे के आ रहे हैं, आपका दोस्त है, उसके आ रहे हैं 37 आ रहे हैं काउंटिंग करने पे, ठीक है। वो आपने क्या किया, आपने उसकी जगह पे कितना लिखवा दिया, 47। तो मतलब क्या हो गया, स्टैटिस्टिक कैन बी मिसयूज्ड, मतलब स्टैटिस्टिक को आपने मिसयूज कर दिया। तो यही सेम यहाँ पे भी है कि स्टैटिस्टिक को मिसयूज किया जा सकता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो मिसयूज करते हैं। डेटा कुछ होते हैं और दिखाई कुछ जाते हैं। जैसे इस समय करंट टाइम में आप देखेंगे कोविड का है, कोविड-19 का क्या चल रहा है कि आपको पता है कि रियल में कितने डेथ हो रही हैं, बट स्टैटिस्टिक के थ्रू कितना दिखाया जा रहा है। तो यही चीज़ है कि स्टैटिस्टिक का मिसयूज किया जा रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे स्टैटिस्टिक को मिसयूज किया जा सकता है या करते भी हैं लोग, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज। जो स्टैटिस्टिक होती है वो एवरेज में ही परफेक्ट होती है। परफेक्ट रिजल्ट, जो मतलब कि आपका जो एक्चुअल रिजल्ट आता है या जो परफेक्ट रिजल्ट आता है वो आपका कब आएगा, जब आप एवरेज निकालते हैं। अगर आप इंडिविजुअल एक डेटा की बात करेंगे तो वो आपका परफेक्ट रिजल्ट नहीं होगा। तो आपको क्या जरूरत पड़ती है, आपको एवरेज की जरूरत पड़ती है। तो मतलब है कि स्टैटिस्टिक में अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए है तो आपको एवरेज के थ्रू ही वो मिल पाएगा, और अगर आप एवरेज के थ्रू नहीं निकालते हैं तो आपको परफेक्ट आंसर नहीं मिल पाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर बोला जाए कि पर कैपिटा इनकम, आप लोगों ने सुना होगा पर कैपिटा इनकम, मतलब इसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। जैसे प्रति व्यक्ति आय बोल दिया कि 10,000 रुपये पर पर्सन है, पर पर्सन है, मतलब कि एक इंसान 10,000 रुपये कमाता है एक महीने का, ठीक है। अगर ये है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका एवरेज है। अगर इसको हम इंडिविजुअली निकालें तो हो सकता है किसी की इनकम 50,000 रुपये पर मंथ हो, किसी की इनकम 3,000 रुपये पर मंथ हो, किसी की 500 रुपये पर मंथ हो, किसी की 1 करोड़ रुपये पर मंथ हो, ऐसा हो सकता है। तो देखिए, अगर हम नॉर्मली इंडिविजुअली डेटा से बात करें तो आपका परफेक्ट रिजल्ट नहीं आ पा रहा, आप एवरेज नहीं निकाल पाओगे कि आप मतलब कि आप नॉर्मली नहीं बता पाओगे कि आपके रियल में आपके यहाँ इनकम का लेवल कितना चल रहा है। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि आपके सिकोहाबाद में जो नॉर्मल सिकोहाबाद में जितने भी स्कूल हैं उनमें नॉर्मल पीजीटी की सैलरी क्या है। अगर नॉर्मल पीजीटी की सैलरी बोली जाए तो लोग बोल देते हैं कि लगभग 25 से 30,000 के अप्रॉक्स ये हो जाता है।
तो इसका मतलब ये क्या है, 25,000 या 30,000 अगर मान लें, इनमें से एक कोई डेटा ले लीजिए, चलिए 30,000 ले लेते हैं, 30,000 है अप्रोक्स, ठीक है। इसका मतलब है कि 30,000 क्या है आपका, ये एवरेज है। तो मतलब है स्टैटिस्टिक आपका केवल रिजल्ट परफेक्ट तभी देता है जब आप एवरेज बेस पे निकालते हैं। अगर आप इंडिविजुअली बात करें तो जैसे निकालेंगे, अगर निकालें एशियन की, ठीक है, तो एशियन में क्या है, किसी की 35,000 है, किसी की 32,000 है, किसी की 28 है, किसी की 25 है, ऐसे सैलरी है पीजीटी की। दूसरे स्कूल ज्ञानदीप की निकालेंगे अगर, तो ज्ञानदीप में भी क्या है, किसी की 35 है, किसी की 40 है, किसी की 32 है, किसी की 20 है, किसी की 25 है, ऐसे निकालेंगे। तो अगर अब हम ऐसे बेस पर निकालेंगे तो क्या आप कभी भी क्लियर नहीं बता पाएंगे कि पीजीटी की एक सैलरी क्या है। तो इसीलिए हमें अगर एक्चुअल एग्जैक्ट रिजल्ट निकालना है तो एग्जैक्ट रिजल्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज निकालने के हम क्या करेंगे, सभी को टोटल करके और नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा एवरेज। जब एवरेज निकाल आएगा तो एवरेज मतलब क्या, 30। तो मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल जो पीजीटी की सैलरी होती है वो कितनी है, 30,000 है। तो इसलिए है जो आपका स्टैटिस्टिक होता है वो आपका एवरेज बेस पे ही परफेक्टली वर्क करता है, ठीक है। और अगर नॉर्मली अगर आप सिंगल तरीके से निकालें तो आपका परफेक्ट नहीं आएगा। जैसे लेबर का है कि मजदूरों की सैलरी कितनी, वर्क वेजेस कितनी होती है, जैसे होता है 320 रुपये पर 200 रुपये है, 300 रुपये है। तो जैसे 300 रुपये है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 300 रुपये ही उसको मिल रही है। हो सकता है किसी जगह पे इंडस्ट्री में उसको 400 भी मिल रहा हो, किसी जगह पे 200 भी मिल रहा हो, कहीं पे वो 150 रुपये में भी काम कर रहा है, कहीं पे वो 250 रुपये में भी कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं वेजेस। बट अगर आप इनका एक एक्चुअल रिजल्ट निकालना चाहते हैं कि वेजेस कितनी है तो आप सीधे बता देते हैं कि 300 है। मतलब क्या उसका वो एवरेज लमसम में कितना मिल रहा है उसको, 300 रुपये है। जैसे फीस का भी है, जैसे अगर नॉर्मल बोला जाए कि नॉर्मल आपको बोला जाए, जैसे कि बोला जाए कि आपका 1 मंथ का खर्चा घर का कितना होता है, 1 मंथ का खर्चा, ठीक है। तो 1 मंथ का खर्चा जैसे नॉर्मली निकालें तो निकाल सकते हैं कि 8,000 रुपीज एक खर्चा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि 8,000 ही सभी घर का खर्च होगा। इसका मतलब है किसी का 7,000 भी हो सकता है, किसी का 5,000 भी होता है, किसी का 10,000 भी हो सकता है, किसी का 15 भी हो सकता है। बट जो इसका अगर ऐसे रिजल्ट निकालेंगे तो हम ऐसे स्टडी नहीं कर पाएंगे। हम ये नहीं बता पाएंगे कि 1 मंथ का एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है किसी मकान घर का। तो ऐसे में क्या करेंगे, किसी का 7,000, किसी का 5,000, किसी का 10, किसी का 15, अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करना पड़ता है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं एवरेज बेस पे, तो एवरेज बेस पे आपका क्या 8,000। तो मतलब हम बता सकते हैं कि औसतन जो एवरेज है वो आपका 1 महीने का खर्चा 8,000 आता है, ठीक है। इसलिए जो स्टैटिस्टिक होती है वो एवरेज बेस पे परफेक्ट पहुँचती है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉज डज नॉट एग्जैक्ट। स्टैटिस्टिक में जो भी आपके लॉ दिए हैं, जैसे एक आपका आता है लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपके लॉज दिए हैं। वो क्या है, लॉ नॉट एग्जैक्ट। मतलब जो आपके लॉ हैं वो हमेशा आपके एग्जैक्ट फिगर्स रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो आपके अप्रोक्सीमेट फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अप्रोक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। कि मतलब आपका 95% आपकी वैल्यू सही होगी, ठीक है। क्योंकि लॉ जो होते हैं वो आपके एक किसी स्टडी के माध्यम से बनाए गए होते हैं, और स्टडी के माध्यम से अगर आप बताना चाहते हैं फ्यूचर में ऐसा होगा, तो फ्यूचर आपको पता है कभी भी वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। तो फ्यूचर आप कभी भी 100% करेक्ट नहीं बता सकते हैं। जैसे कि किसी ने स्टडी की गई होगी 2020 के पहले, अगर 2019 में स्टडी की गई होगी तो बोला गया होगा कि हो सकता है हमारी जो विकास दर है, वृद्धि है, डेवलपमेंट है, वो बहुत इंक्रीज करेगा। बट 2020 में आपने देखा कि वो विकास दर क्या हो गई, बिल्कुल डाउन चली गई। तो जितने भी आपने लॉ उस समय यूज किए होंगे वो सब लॉ आपके क्या हो गए, रॉन्ग साबित हो गए। तो ऐसा इसमें भी होता है कि स्टैटिस्टिक्स में जो भी आप लॉ बनाते हैं, जो भी आपके लॉ रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जरूरी नहीं कि वो सभी लॉ आपके एग्जैक्ट फिगर ही रिप्रेजेंट करें। कई बार क्या होता है वो आपके एग्जैक्ट फिगर पे नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार वो वैल्यू रॉन्ग भी आ जाती हैं। पर नॉर्मली क्या है, नॉर्मली आपका आंसर जो है वो 90% आपका करेक्ट होता है, 90% करेक्ट होता है। बट क्या है, सडनली कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती हैं, ऐसी कुछ चीज़ें घटित हो जाती हैं जिस वजह से हो सकता है ये लॉज आपके एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। बट नॉर्मली आपकी कंडीशन में ये होता है, नॉर्मली आपकी कोई कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, आपके ये जो लॉ हैं वो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन वैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
बट समटाइम्स क्या होता है, आप जानते हैं कि फ्यूचर आपका प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, आप फ्यूचर को 100% करेक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं इसलिए जो लॉ होते हैं वो 100% नहीं बता सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो करेक्ट होगा ही होगा 100%, लॉ ऑफ सप्लाई जो है 100% करेक्ट होगा ही होगा। हो सकता है कई बार आपका लोगों का कुछ होती हैं, कुछ चेंज हो जाती हैं, या फिर जितने भी ये लॉ होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते हैं, वो किसी न किसी अजम्पशन पे बेस डिपेंड होते हैं। जो अजम्पशंस होती हैं, जो मान्यताएं होती हैं, उन पे बेस पे चलती हैं। अगर अजम्पशंस आपकी सेम रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, तब तो ये आपके लॉ करेक्ट होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं, नहीं तो आपके लॉ एग्जैक्ट नहीं होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपके लॉ वर्क नहीं कर पाते अगर वो अजम्पशन सेम ना हो। जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड आपका तभी एप्लीकेबल होता है जब आपकी बाकी सभी फैक्टर्स को सेम कर दिया जाता है। मतलब कि लोगों की इनकम में वृद्धि नहीं होगी, लोगों के टेस्ट चेंज नहीं होंगे, लोगों के प्रेफरेंस चेंज नहीं होंगे, लोगों के जो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन है वो चेंज नहीं होंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी चेंज नहीं होंगी। अगर ये सभी आपके कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है, तब तो आपका लॉ ऑफ डिमांड एग्जैक्ट वर्क करता है, नहीं तो आपका लॉ ऑफ डिमांड एग्जैक्ट वर्क नहीं करेगा। सेम है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने बहुत बार बोला आपका कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है जैसे, तो वो आपका तभी वर्क करेगा जब आपका एक रेशनल यूजर होगा वहाँ पे। रेशनल यूजर यह है कि जो एक नॉर्मल पर्सन होगा। अगर नॉर्मल पर्सन नहीं है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उसको यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे उसमें बोला जाता है कि हर एक यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी या मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता है। अगर पहले से लेंगे तो उसमें ज़्यादा मिलेगा, तो दूसरी यूनिट से आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, तीसरी से और कम मिलेगा, चौथी से और कम, पाँचवीं से और कम, ऐसे कम होता जाएगा। बट कोई एक नॉर्मल पर्सन बैठा सामने, एक एडिक्ट पर्सन है, वो कह रहा है नहीं हमें तो सब पे बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो ऐसे टाइम पे क्या है, जो आपके लॉ हैं वो एग्जैक्ट वर्क नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो आपके लॉज हैं वो एग्जैक्ट वर्क तभी करते हैं जब आपकी उनकी जो भी उनके अजम्पशंस हैं, अगर उन अजम्पशंस को आप कांस्टेंट करके रखते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्टैटिस्टिक को करने के लिए एक्सपर्ट की नीड होती है। एक्सपर्ट और एक्सपर्टाइज मतलब है एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। मतलब कि जो भी आपका स्टैटिस्टिक का जो भी वर्क है, चाहे आपको उसमें मीन निकालना हो, चाहे मीडियन निकालना हो, चाहे आपको मोड निकालना हो, चाहे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, चाहे आपको कोरिलेशन निकालना हो, चाहे आपको जो भी निकालने हो, आपको कुछ भी अगर आपको कैलकुलेट करना है, कोई भी स्टडी आपको करनी है, हाइपोथेसिस वर्क करना है, आपको कुछ भी स्टडी करनी है, तो आपको वहाँ पे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप स्टैटिस्टिक के एक्सपर्ट हैं, आप अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट हैं, तो आप स्टैटिस्टिक के वर्क कर सकते हैं। अदरवाइज स्टैटिस्टिक का वर्क कभी भी परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो जो भी आपका स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें जो भी पर्सन होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने फील्ड के। अगर वो एक्सपर्ट ना हो तो वो किसी भी तरीके से इनका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। अगर इनका आपने मैथमेटिकल आपने कैलकुलेशन कर भी दिया तो आपका इनका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि रियल लाइफ में इनका क्या यूटिलाइजेशन है, जैसे रिलेशन है, कोरिलेशन है, या आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन का रियल लाइफ में क्या रिलेशन पड़ रहा है, क्या फैक्ट पड़ रहा है, क्या स्टडी हो रही है। कोरिलेशन है, कोरिलेशन की क्या स्टडी हो रही है, क्या फर्क पड़ रहा है। या लॉ ऑफ डिमांड है, उसका क्या रिलेशन है, क्या यूटिलाइजेशन है। लॉ ऑफ सप्लाई है, जितने भी लॉ हों उनका क्या यूटिलाइजेशन है। तो यही चीज़ है कि आपके जितने भी स्टैटिस्टिक है, उस स्टैटिस्टिक को परफॉर्म करने के लिए आपके एक्सपर्ट की नीड होती है। अगर आप एक्सपर्ट हैं उस सेक्टर में तभी आप स्टैटिस्टिक को कर पाएंगे, अदरवाइज आप स्टैटिस्टिक के एक पार्ट को भी आप टच नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आप नहीं बता पाएंगे। आप मीन तो निकाल सकते हैं, बट आप ये नहीं बता पाएंगे कि इस मीन का क्या मोटिव है, क्या मोटिव है। आपने 11वीं क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को देखा होगा, एक कॉमर्स के स्टूडेंट है और एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता है और कॉमर्स का स्टूडेंट भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता है। बट अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को स्टैंडर्ड डेविएशन का यूटिलाइजेशन पूछ लें कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों निकाल रहे हैं, तो वो नहीं बता पाएगा। बट अगर कॉमर्स के स्टूडेंट से पूछा जाए कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसको क्यों किया जाता है, वो तुरंत बता देगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे ये स्टडी करते हैं कि किसी दो फैक्टर के बीच में क्या वेरिएंस है, क्या चेंजेस आ रहा है। अगर ये फैक्टर है तो इसके और दूसरे फैक्टर के एक्चुअल फैक्टर जो हमने एस्टिमेट किया है, जो हमारा एक्चुअल में आया है, उन दोनों के बीच में क्या चेंजेस आ रहा है, कितना वेरिएंस आ रहा है। अगर हमने बोला कि ये पॉवर्टी लाइन है और रियल में हमने पॉवर्टी लाइन ये कैलकुलेट की, तो देखिए कितना चेंजेस आ रहा है, इतना चेंजेस आ रहा है, यही चीज़ है। तो एक चीज़ ये है कि अगर आप उस सेक्टर के एक्सपर्ट हैं तभी आप उसकी स्टडी कर पाएंगे। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप उसकी स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक में एक्सपर्ट की नीड होती है। चलिए नेक्स्ट 7 पॉइंट है हाई लेवल ऑफ नॉलेज। हाई लेवल
नॉलेज, हाई लेवल ऑफ नॉलेज मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स में आपको हाई लेवल ऑफ नॉलेज की नीड भी होती है। आप एक्सपर्ट हैं तो एक्सपर्ट के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको नॉलेज होना चाहिए, तो आपको हाई लेवल ऑफ नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। आप खाली ये नहीं कि आपने 10th पास कर लिया और आप एक नॉलेजेबल हो गए, या आपने 12th पास कर लिया आप एक नॉलेजेबल हो गए, या आपने बीकॉम कर लिया तो आप एक नॉलेजेबल हो गए। आपको एक हाई लेवल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, आपको उसमें डिप्लोमा करना पड़ेगा, आपको उसमें स्टडी करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस करेंगे तभी आप स्टडी कर पाएंगे आगे फ्यूचर की। कोविड के टाइम पे हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये आपके एक नॉर्मल पर्सन की बात नहीं है। इसको इम्प्रूव करने के लिए अगर आप हायर लेवल ऑफ नॉलेज की रखते हैं या एक्सपीरियंस रखते हैं तभी आप इसको इम्प्रूव कर पाएंगे। इसलिए स्टैटिस्टिक्स के जितना भी सेक्टर है उसमें वर्क करने के लिए या उसमें स्टडी करने के लिए आपके पास हाई लेवल ऑफ नॉलेज की जरूरत होती है और साथ ही साथ एक्सपीरियंस की भी नीड होती है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप वर्क अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर आपने एक्सपीरियंस ही नहीं लिया कि मार्केट क्या है तो आप कैसे बता सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे वर्क करेगा। एंड द लास्ट वन आता है, लास्ट पॉइंट है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म या होमोजीनियस। जो आपके डेटा होते हैं, जो आपके स्टैटिक डेटा होते हैं वो यूनिफॉर्म और होमोजीनियस होने चाहिए। स्टैटिस्टिक में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो मतलब है कि वो आपके डेटा होमोजीनियस और यूनिफॉर्म नेचर के ही होते हैं। अगर आपके डेटा हेट्रोजीनियस नेचर के आ जाते हैं तो वहाँ पे फिर आपकी स्टडी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स की एक लिमिटेशन होती है, ये केवल बेस्ड होती है यूनिफॉर्म नेचर या होमोजीनियस नेचर पे। ये बहुत कम होता है कि जब हेट्रोजीनियस नेचर पे स्टडी करती है। हेट्रोजीनियस नेचर पे स्टडी करती है वो सैम्पलिंग मेथड पे करती है, इसलिए बहुत सारे केसेस ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे वो हेट्रोजीनियस नेचर पे स्टडी नहीं कर पाती है। इसलिए स्टडी की लिमिटेशन होती है कि जहाँ भी डेटा उसके जो एरिया ऑफ स्टडी है उसके बाहर हो गए तो वो उनका स्टडी नहीं कर पाती। अगर उसे स्टडी करनी है कि एक एरिया की एजुकेशन की तो मतलब है कि वो एजुकेशन के फैक्टर ही लेगी। अगर कोई थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो उसको फिर स्टडी में अपने नहीं कर सकती है। इसलिए है कि जो आपका स्टैटिस्टिक है वो यूनिफॉर्म या होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा लेती है और हेट्रोजीनियस के नेचर के डेटा को वो एक निगलेक्ट कर देती है। तो ये भी उसकी लिमिटेशन होती है, क्योंकि है बहुत सारी इकोनॉमी में हमारे डेटा ऐसे होते हैं जो हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं, जो हमारे समान नहीं होते हैं औरों के। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे हो सकता है 80% डेटा आपके सेम हो, जैसे क्लास है तो 80% स्टूडेंट सेम हो और 20% स्टूडेंट सेम ना हो। तो ये क्या सब होमोजीनियस है और ये क्या हेट्रोजीनियस है। तो हम स्टडी कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम होमोजीनियस लेकर के कर सकते हैं, बट हमें हेट्रोजीनियस नेचर के डेटा को भी लेना चाहिए। जैसे हमने निकाला कि क्लास में औसतन जो अटेंडेंस है वो 80% रहती है, तो 80% का मतलब वो हमारे किसके हैं, होमोजीनियस नेचर के बेस पे ले रहे हैं। जो 20% हेट्रोजीनियस हैं जो कि कभी आते ही नहीं हैं, वो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, हमें उनकी भी स्टडी करनी चाहिए कि वो रीजन्स क्या हैं। ठीक है, तो ये सब स्ट्रैटेजी आपकी लिमिटेशन थी, आप इनको पढ़िएगा, अच्छे से समझिए और जो डाउट्स हो रहे हैं आप हमसे सामने पूछ लीजिएगा। इसके बाद आपका कल से आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। ओके।